यार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं ज्योतिषी विश्व वाला हमारा खास कार्यक्रम। आज बात पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी नींव मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी, लेकिन आज सवाल उठ रहा है दर्शकों, क्या उस नींव में कुछ ऐसी दरारें थीं जो वक्त के साथ गहरी होती चली गई। जी हां, 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन महज 24 साल बाद 1971 में उसका एक बड़ा हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश बन गया। क्या यह सिर्फ राजनीतिक विफलता थी या फिर शुरुआत में लिए गए कुछ फैसलों का नतीजा? उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाने का फैसला, क्षेत्रीय पहचान को उसको लेकर बढ़ता असंतोष, कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत होती सेना, क्या यह सब पाकिस्तान की परेशानियों की जड़ थी दर्शकों? दूसरी ओर कुछ ज्योतिषीय दावे भी चर्चा में हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को बड़े राजनीतिक और आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ सकता है। क्या जिन्ना के फैसलों ने पाकिस्तान की तकदीर लिख दी थी? क्या इतिहास की गलतियां आज भी उसका पीछा कर रही हैं? और क्या पाकिस्तान के सामने खड़ी चुनौतियां भविष्य में किसी बड़े बदलाव की वजह बन सकती हैं? आज हम इसी रहस्य, इतिहास और भविष्यवाणियों के संगम को समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आपको मेरे साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ है, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरे दाईं तरफ आपको अदिति दुआ दिखाई दे रही है, ये भी जानी मानी ज्योतिषी हैं। ग्रहों की चाल, उनके वाचाल और उनके चक्र को ये दोनों ज्योतिषी समझाएंगे। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिन्ना की गलती ने पाकिस्तान बनाया, जिन्ना की साजिश ने पाकिस्तान और भारत बनाया। करेक्ट। अब वहां पर जो स्थितियां चल रही, जिन्ना के जो वो काम जो जिन्ना को नहीं करने चाहिए थे, पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। अब वहां पर क्या पाकिस्तान फिर से टूटता आप देख रहे हैं, और जिन्ना की गलतियों का खामियाजा क्या अब नया पाकिस्तान चुकाएगा? देखिए, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि जिन्ना ने जो गलती की है, आज पाकिस्तान नहीं पूरा विश्व उसका खामियाजा चुका रहा है। पूरा विश्व को अगर देखा जाए तो कोई नहीं, जहां जो फैक्ट्री स्पेशली वहां आतंकवाद की है, और उस फैक्ट्री का जो खामियाजा है वो अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो चुका ही रहा है। और वहां के लोगों की तो जो परिस्थिति है, दो देश एक साथ आजाद हुए, आज भारत किस परिस्थिति के अंतर्गत पहुंचा है, भारत किस तरह विकसित हुआ है, और भारत को लेकर के आज विश्व की नजरिया किस प्रकार की है, आप उस चीज को पूरी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो उसकी कोई भी अगर एक सम्मानित दृष्टिकोण से क्रेडिबिलिटी अगर उसकी देखी जाए, सम्मानित अगर दृष्टि उसके लिए रखा जाए, तो मुझे लगता है किसी कंट्री के पास नहीं है। और तो जिन्ना ने सिर्फ एक साधारण सी चीज नहीं की, खैर वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा उस टाइम पर, विभाजन भी बड़े अजीब तरीके से हुआ, उस पर एक बाद में डिस्कस करने का विषय है। लेकिन क्योंकि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के चार्ट को उठा करके, तो क्योंकि पाकिस्तान की जो लग्न बनती है उस टाइम दोनों देश जब हुए, तो पाकिस्तान चर लग्न के अंतर्गत आजाद हुआ, यानी मेष लग्न के अंदर आजाद हुआ। पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले अपना आजादी दिवस मनाता है, और जो भारत के आजादी की कुंडली बनी वो वृष लग्न की बनी। पाकिस्तान की जो बनी वो मेष लग्न के अंतर्गत बनी, और भारत की जो आजादी कुंडली वो बनी वो वृष लग्न के अंतर्गत बनी। अच्छा, अब दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। मेष लग्न जो है वो चर प्रकृति की लग्न है, मेष लग्न जो है वो हिंसक लग्न है, अग्नितत्व लग्न है, और उसी के साथ जो वृष लग्न है वो स्थिर प्रकृति की लग्न है। वृष लग्न के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो क्योंकि भारत स्थिर लग्न के अंतर्गत आजाद हुआ, इसी कारण से भारत के अंतर्गत सदैव स्थिरता बनी रही। पाकिस्तान की जो आजादी रही वो क्योंकि चर लग्न के अंतर्गत रही, इसलिए उसका हमेशा जो विभाजन होने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत वो हमेशा बनी रही। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय के अंतर्गत पाकिस्तान को और विभाजित होते हुए आप देख पाएंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान के फोर्थ हाउस को उठा करके देखा जाए तो वहां पर सूर्य और शनि दोनों प्लैनेट एक साथ हैं, उसके साथ वहां पर बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, और चंद्रमा भी विराजमान हैं। तो सूर्य और शनि दोनों प्लैनेट के एक साथ होने के कारण वहां पर दो विरोधी प्लैनेट एक साथ हैं। चंद्रमा का विरोध बुध के साथ है, चंद्रमा का विरोध शनि के साथ है, सूर्य का विरोध ऑलरेडी शनि के साथ है, शनि का विरोध चंद्रमा से भी है, शनि का विरोध सूर्य से भी है। शुक्र भी सूर्य के साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। शुक्र का अगर देखा जाए तो रिलेशन चंद्रमा के साथ बहुत बेहतर नहीं है। तो वहां पर अगर चार प्लैनेट बैठे हैं तो मोस्टली प्लैनेट वहां एक दूसरे के विरोधी ही हैं। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत, अच्छा, शुक्र का बुध का आपस में शुक्र का और शनि का आपस में रिलेशन बेहतर है।
बुध सभी के साथ समपरिस्थिति के अंतर्गत करीब करीब रहता है, लेकिन चंद्रमा का और सूर्य का रिलेशन आपस में बेहतर है, उन दो प्लैनेट के साथ नहीं है। तो वहां कभी स्थिरता, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो स्थिरता वहां कभी आप देख ही नहीं पाएंगे। वहां हमेशा विरोधी परिस्थितियां पनपती रहेंगी। और अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि जैसे ही राहु 2026 के अंदर, 2026 के अंत में दिसंबर महीने के अंदर राहु मकर राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। जब राहु मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो एक्चुअली अगर मैं लग्न गोचर के अंतर्गत प्रयोग करूं, मेष लग्न क्योंकि पाकिस्तान का मैं देख पा रहा हूं, लग्न गोचर के अंतर्गत प्रवेश करूं, जुलाई में पाकिस्तान की राहु की अंतर्दशा स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पर राहु क्योंकि 10th हाउस में गोचर कर रहे होंगे और केतु जो है वो 4th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। केतु और राहु दोनों एक ही प्लैनेट है जो अलग अलग है। केतु जो है वो धड़ है जो अपने सिर से कटा हुआ है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वो उसके एक लैंड को काट करके एक अलग से बनाने का प्रयास करेगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो 18 महीने 2026 के दिसंबर में जब राहु मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो वो दोबारा से पाकिस्तान को काट करके एक अलग प्रदेश, एक अलग देश जो है वो बन जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। ये संभवतः है कि पीओके जो है, जो हमारा है, वो भारत का एक बार फिर से हिस्सा बन जाए, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो कुछ वहां चल रहा है, चाहे वो बलूचों का चल रहा है, चाहे जो परिस्थिति चल रही है, तालिबानी, हाँ, जो परिस्थितियां हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को अपना लैंड खोना पड़ेगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। खैर वो पीओके तो हमारा ही लैंड है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के खुद की लैंड की बात करता हूं, खुद के जमीन की बात करता हूं, तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि जैसे ही राहु मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, केतु जो है वो 4th हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करेंगे, और क्योंकि उस टाइम पर राहु की जो अंतर्दशा है वो भी एक साथ चल रही होगी, मंगल उस टाइम की महादशा के अंतर्गत रहेंगे, तो उस टाइम पर पाकिस्तान को अपना एक और जमीन जो है वो खोना पड़ेगा। चाहे उसके थोड़ी ही जमीन पर आकर के पाकिस्तान का वो अफगानिस्तान कब्जा कर ले, या भारत इस तरफ से करके उस चीज को अपने उसमें करे, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ये कंडीशन होने वाली है। तो मैं कह सकता हूं कि लेकिन जिन्ना की, जहां तक हम जिन्ना की गलती की बात करते हैं, क्योंकि जिन्ना के अगर चार्ट की बात की जाए, जिन्ना का जो है वो मेष राशि के अंतर्गत उस व्यक्ति का जन्म हुआ है। जिन्ना का जो खुद का जन्म हुआ है वो मेष राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है और केतु के नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है। केतु हेडलेस प्लैनेट है। अश्वनी नक्षत्र के अंतर्गत जिन्ना का जन्म हुआ है, अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण के अंतर्गत जन्म हुआ है। केतु का नक्षत्र है, वो हेडलेस प्लैनेट है, उसने तो एक्चुअली में मूर्खता की है। तो इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा लिए गए डिसीजन का जनरली लाभ नहीं होता है। उसने बेशक ये सोच करके बनाया हो कि मैं एक विशेष कम्युनिटी के लिए एक विशेष देश की मांग कर रहा हूं, वहां उनको स्थापित कर दूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज पाकिस्तान के में रहने वाले लोग भी इस बात को, अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको गाली देते होंगे कि एटलीस्ट हम भारत का अगर हिस्सा होते तो हमारे लिए बेहतर होता, एटलीस्ट हमारा सम्मान तो होता, हम विकसित परिस्थिति के अंतर्गत तो होते। तो आज उनको भी पता है ना कि वो क्या कर रहे हैं और यहां की परिस्थिति क्या है। आटा वहां मौजूद नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। अगर देखा जाए तो चाइना के टुकड़ों पर और बाकी चीजों के टुकड़ों पर इधर उधर से मांग करके पलना पड़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन्ना ने जो गलती की है, क्योंकि वो केतु के नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ उसका, और उसने जो मूर्खता की, जो गलती की, आज कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान उसको भुगत रहा है, पाकिस्तान के साथ विश्व भी भुगत रहा है। जी आचार्य राज मिश्रा, जो अदिति बात कह रहे हैं, आज खबर भी आई कि 50-55 लोग पीओके में मारे गए हैं। उसमें बहुत सारे सिविलियंस हैं, करीब 45 के आसपास सिविलियन मारे गए हैं और 5 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं वहाँ पे। जिन्ना की गलती की चर्चा हम यहाँ पर अदिति कर रहे हैं, लेकिन अभी जो माहौल वहाँ पर है, तहरीक तालिबान से अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ के जो बलूच विद्रोही हैं वो पाकिस्तान से लड़कर खुद को अलग करना चाह रहे हैं। पीओके की जनता भी आज़ादी की मांग करी, पीओके के लोग भी कह रहे हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हमें कश्मीर में मिल जाने दीजिए, हमको भारत के हिस्से में जाने दीजिए, आप हमें खिला नहीं पा रहे हैं, पिला नहीं पा रहे हैं, पाल नहीं पा रहे हैं, हमारी रोज़ की ज़रूरतें जो हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में पीओके, बलूचिस्तान और तहरीक तालिबान का जो ये ट्रायंगल बन रहा है, स्ट्रेस ट्रायंगल, अदिति, ये किस तरह से बहुत मुश्किल पैदा करेगा पाकिस्तान के लिए?
देखिए, मैंने ये प्रेडिक्शंस ऑलरेडी मई 2025 में दे दी थी कि पाकिस्तान का हिस्सा होना अनिवार्य है। पाकिस्तान आपको सिर्फ ये नहीं कि पीओके 2027 तक फाइनलाइज हो जाएगा कि पीओके सेपरेट हो रहा है। बाय द मिड ऑफ 2027 हम देखेंगे कि पीओके सेपरेट हो चुका है। हालांकि वो 2027 में मुझे भारत का हिस्सा बनते हुए नहीं दिख रहा है जियोपॉलिटिकली, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अग्रीमेंट्स होने हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल डिसीजंस होने हैं, कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे। सो वो कहीं ना कहीं जो हिस्सा है भारत के पास कब आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि पीओके भारत के पास कब आएगा, क्योंकि हम अखंड भारत की बात करते हैं। तो अखंड भारत बनने में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन पीओके का जो वो एक पर्टिकुलर लैंड है हमारा, एक बहुत प्रेशियस जो लैंड है, वो 2028 से 2029 के बीच में आता हुआ दिख रहा है विद प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट्स। एंड साथ में अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की जो पर्टिकुलरली ये प्रोटेस्ट करने की क्षमता है, अब वो आपको आने वाले समय पे ज़्यादा देखेगी। सिविलियंस में आपको अनरेस्टिंग बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। आने वाला ये जो पर्टिकुलरली सितंबर है, सितंबर के टाइम पर आप देखेंगे कि या तो कुछ ना कुछ रिलेटेड टू इंटरनली इनके बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, पब्लिक सड़कों पे आएगी, या फिर कुछ ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा क्या कहते हैं फैलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिविलियंस के लिए अभी हमें और तकलीफें देखने को मिल रही हैं इंटरनली। तो मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगी कि सिर्फ पीओके और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वही कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेशन पैदा करेंगे थ्रू आउट द कंट्री या फिर दंगा करेंगे, लेकिन जो इंटरनल और जो सिविलियंस हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और रही बात बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान कब आज़ाद होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से नारा चल रहा है, जब से हमारी जो लास्ट फाइट हुई है तब से ही चल रहा है इनफैक्ट कि बलूचिस्तान अब सेपरेट होना चाहिए। तो बलूचिस्तान का जो सेपरेशन का टाइम है वो मुझे 2028 के मिड में दिखता है। और अगर मैं गणना करूँ तो 2028 में वो कहीं ना कहीं बहुत हैवीली पॉलिटिकली स्ट्रेस देंगे पाकिस्तान पे कि वो सेपरेट होके ही रहेगा। तो अदिति, आप ये कह रही है पीओके का आपने डेट क्या बताया, कब तक पीओके अलग हो जाएगा? मिड ऑफ 2027 हमें पीओके अलग होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 2027 मिड ईयर में आपको लग रहा है, लेकिन वो जियोपॉलिटिकली भारत का उस वक्त नहीं होगा। उस वक्त नहीं होगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा आपको? उसमें हमें कहीं ना कहीं 2028 से 2029 तक का वेट करना पड़ेगा। भारत के अभी ऐसे संजोग छिड़े हुए हैं कि इस टाइम पर फॉरेन लैंड या जो हमारे टूटे हुए चीज़ें थी वो हमें वापस मिलेंगी। ये 2030 तक का टाइम है कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ चाइना ने ले ली, कुछ क्या कहते हैं पाकिस्तान ने ले ली, इवन फॉर दैट मैटर बांग्लादेश के लिए भी बोला जाता है कि ये अब सारी चीज़ें भारत के पास वापस जाएंगी। बट इसमें थ्रू आउट 15 ईयर्स का टाइम है जो ये लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं 2025 से चालू हो चुकी हैं। आपको कहीं ना कहीं पीओके तो 2028 से 2029 तक भारत के पास आता हुआ दिखेगा। आचार्य राज मिश्रा, बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है अदिति के साथ और आपके साथ मेरी। पाकिस्तान में जिन्ना वाले मसले के अलावा भी वहाँ पर जो रजीम आती रही, चाहे वहाँ के जो आर्मी जनरल्स थे, क्योंकि वहाँ पर सरकारें कम रहीं, वहाँ पर तख्ता पलट बहुत हुआ। मुशर्रफ साहब जब थे उस वक्त भी तख्ता पलट की घटनाएं हुई। मुनीर साहब भी लगातार पॉलिटिकल रजीम को दबाते रहे हैं। वहाँ पर पुराने जितने तानाशाह रहे सब आर्मी से आए, चाहे बेनज़ीर भुट्टो के परिवार को साइडलाइन करना रहा हो, उनकी हत्या करना रहा हो। क्या अभी जो सिचुएशन वहाँ बन रही है, क्या सेना सरकार के बीच आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर राज मिश्रा जी ये संघर्ष हुआ तो पाकिस्तान का बटना बिल्कुल तय। देखिए, वो तो डेफिनेटली होना ही है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम पराक्रम की बात करते हैं, किसी देश की सेना मीन्स उस देश का पराक्रम, उस देश का जो पराक्रम है, जो उस देश का शौर्य है, वो एक्चुअल में सेना ही है। और किसी भी कंट्री की जब आप बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात करते हैं, सेना उस देश की बाजू होती है, कहीं ना कहीं अंग होती है। अगर पराक्रम का अंग देखा जाए तो सेना है। तो वहां आप थर्ड हाउस की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जब थर्ड हाउस की बात करेंगे तो पाकिस्तान के थर्ड हाउस के अंतर्गत मंगल जाकर के विराजमान है। और पाकिस्तान के थर्ड हाउस के जो स्वामी बुद्ध है एक्चुअल में वो चंद्रमा, सूर्य, शनि के साथ जाकर के बैठे हैं। तो क्लियरली दर्शाता है कि हमेशा जो सेना रहेगी वो उस देश, उस वहां की जो सरकार है उससे ज्यादा पावरफुल रहेगी। और हमेशा सेना का जो प्रयास रहेगा कि थर्ड हाउस के अंतर्गत मंगल है, तो जो पराक्रम का वो भाव है वो लग्न के परिस्थिति से, लग्न वो देश है, वो कंट्री है, और थर्ड हाउस उसकी जो है वो सेना है। अब अगर वहां पर जाकर के मंगल लग्न के अंतर्गत विराजमान होता तो वहां की जो सरकारें हैं वो ज्यादा पावरफुल होती। लेकिन क्योंकि मंगल जाकर के थर्ड हाउस में विराजमान है तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत जो वहां सरकारें हैं वो उतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि वहां की पावरफुल जो है वो आर्मी है।
तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे पास आसिफ मुनीर का चार्ट है। आसिफ मुनीर का जो जन्म है वो मकर लग्न के अंतर्गत हुआ, ये मुझे मिला है। वैसे खैर ये बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान के डेट ऑफ बर्थ पर, पिता पर और उन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो खैर फिर भी मेरे पास ये चार्ट है, अब मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुआ है, उम्मीद करता हूं सही होगा, ठीक है। क्योंकि आसिफ मुनीर का जो जन्म है वो मकर लग्न के अंतर्गत हुआ है, फिलहाल शनि की दशा है और बुध की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। बुध के बाद अभी केतु की अंतर्दशा स्टार्ट होने वाली है। आसिफ मुनीर का केतु एक्सॉल्टेड परिस्थिति के अंतर्गत है, हाँ, उच्चस्थ होकर के वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और 11th हाउस के अंतर्गत बैठा हुआ है। जैसे ही उसकी शनि की दशा, क्योंकि शनि उसका लग्नेश है, शनि उस व्यक्ति के 3rd हाउस के अंतर्गत बैठा है, जैसे ही केतु की अंतर्दशा स्टार्ट होगी 11 जुलाई 2026 के बाद, वो व्यक्ति डेफिनेटली कब्जा कर लेगा, वो सत्ता को दोबारा ले लेगा। अगर नहीं मानेंगे तो बस वही जबरन तख्ता पलट होगा। और जो कि जनरली हुआ है पाकिस्तान के अंतर्गत कि या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को देश छोड़ करके भागना पड़ा है, या बंदी बना दिया गया या मार दिया गया। आसिफ मुनीर के लिए तो वो क्या नाम है उनका, क्रिकेटर क्या थे जो अभी पीछे रहे, राष्ट्रपति रहे, इमरान खान, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बात कहा, क्या क्या जेल में उसके साथ किया गया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण था खैर वो। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वो निश्चित रूप से या तो जो वर्तमान वहां के राष्ट्रपति हैं, या तो उनको जेल जाना पड़ेगा और या तो वो व्यक्ति कब्जा कर लेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुलाई में आसिफ मुनीर का केतु की अंतर्दशा आते ही आप पाकिस्तान के अंतर्गत दोबारा इस प्रकार की परिस्थिति देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रभाव राशि है, जो नाम राशि है, वो कन्या राशि है। और क्योंकि कन्या राशि में इस टाइम पर 7th हाउस के अंतर्गत यानी मीन के अंतर्गत शनि गोचर कर रहे हैं। शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो मीन राशि पर पड़ रही है, 7th जो दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत छत्रभंग होना निश्चित ही होता है, उस देश की सत्ता के अंतर्गत परिवर्तन होना निश्चित ही होता है। और क्योंकि उनकी जो 10th दृष्टि है वो 4th हाउस के अंतर्गत पड़ रही है, और तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वहां पर इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो कि एक जगह उनसे अलग हो, एक जगह उनसे छूटे, इस प्रकार की कंडीशन निश्चित होगी और वहां की सत्ता में परिवर्तन आप देख पाएंगे। और यह मैं क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं कि जुलाई के बाद ही, इसी वर्ष के अंत तक करीब करीब वहां की सत्ता परिवर्तन होकर के और आसिफ मुनीर उसको कब्जा करेगा ही करेगा, जबरदस्ती उसको अपने हाथ में लेगा ही लेगा। इस प्रकार की कंडीशन, इस प्रकार से कुंडली कह रही है, उसके प्लैनेटरी पोजीशन इस प्रकार का है, तो वो डेफिनेटली होने वाला है, ये कंडीशन रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है कि खैर उस देश के भविष्य के बारे में खैर सोचा ही क्या जा सकता है, जिस देश का भविष्य मतलब कोई अस्तित्व या कोई ठोस चीज चला रहे हो, हाँ, उस देश के बारे में सोचा ही क्या जा सकता है। बिल्कुल, तो वो परिस्थिति उस पाकिस्तान के लिए है। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन परिस्थिति वाला नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को सचेत रहना होगा। भारत को इस समय पर यह बात आपने बिल्कुल सत्य कहा कि जिस देश को आतंकवादी चला रहे हों उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, और वो आतंकवादी क्या क्या अपने पड़ोसी देशों के साथ कर सकते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इस कारण से ये सब जो भी ये सब कुछ होने वाला है, इसमें भारत को करीब सावधान रहना होगा, भारत को इस परिस्थिति में ध्यान रखना होगा। खैर ये पॉसिबिलिटी भारत के जो चार्ट है उसमें, क्योंकि राहु की अंतर्दशा ऑलरेडी चल रही है और भारत के लिए राहु बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि भारत की जो दृष्टि से देखा जाए तो राहु क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत विराजमान है, तो भारत की जो कूटनीतिक परिस्थिति वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। भारत की मंगल की महादशा जरूर है, लेकिन जो अंतर्दशा रहेगी वो राहु की रहेगी। और क्योंकि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर का चार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पर, तो यहां भारत को नुकसान कर पाए उसके चांस नहीं है, लेकिन प्रयास इस प्रकार का जरूर किया जाएगा। मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि स्पेशली आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो जून का महीना होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जून में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन या आतंकवादी गतिविधियों को करने का प्रयास करना चाहिए। भारत की जो आर्मी है, भारत की जो सरकार है, उसको इस विषय पर सतर्क रहना ही होगा। लेकिन अगर आप सत्ता हस्तांतरण की बात करें पाकिस्तान को लेकर के, तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि वो परिवर्तन जरूर होने वाला है। वहां पर आसिफ मुनीर दोबारा जाकर के उसको अपने तरीके से कब्जा करे, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी जरूर रहेगी। क्योंकि जुलाई के अंतर्गत शनि भी वक्री हो जाएंगे, और शनि जब वक्री होने वाले हैं तो शनि की जो 7th दृष्टि होगी वो 12th हाउस के अंतर्गत होगी, जो कि विदेशी नीतियों का हाउस है। और विदेशी नीति, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको पाकिस्तान का, उसको अमेरिका का सपोर्ट मिलने वाला है। अमेरिका डायरेक्टली आसिफ मुनीर को सपोर्ट करेगा, सरकार को सपोर्ट नहीं करेगा।
तो हमें उसको जहां वहां से सपोर्ट प्राप्त हो पाया वहां वो सरकार को खा जाएगा और अपने आप को वहां का स्वघोषित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा ही बनाएगा। जी अदिति, जी। अगर पाकिस्तान में इतनी टर्मोइल, इतना हिंड्रेंस वहां पर होगा, एक मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा जवाब आपसे चाहता हूँ। जी। अगर पाकिस्तान में इतनी हलचल होगी तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। जैसे कि राज मिश्रा जी कह रहे हैं कि भारत को सावधान रहने की जरूरत है, किस किस मोर्चों पर आपको लगता है पाकिस्तान नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, पाकिस्तान वैसे डायरेक्टली बिल्कुल भी भारत का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि हम उनसे 10 साल बहुत आगे हैं। बट क्योंकि जैसे कि आपने भी मेंशन करा और राज मिश्रा जी ने भी इस बात पे अग्री करा कि वो आतंकवादी मुल्क है पूरा, तो वो ऑफ कोर्स हमें अटैक वैसे डायरेक्टली तो कर नहीं सकते इकोनॉमी वाइज, तो वो आतंकवादी हमले यहाँ पर कराएंगे। लेकिन इस समय जो इस टाइम पर पर्टिकुलरली प्लानिटरी सिचुएशंस हैं साउथ एशिया में, मुझे कोई भी फुल फ्लेज वॉर नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो अगर लोगों की ये गणना है आजकल की जी वॉर होगा पाकिस्तान के साथ, तो ऐसा नहीं है। 2026 में हम फुल फ्लेज वॉर नहीं लड़ने वाले हैं पाकिस्तान से। हालांकि इनकी हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इस समय पे कि पाकिस्तान से कोई भी ऐसा आतंकवाद जो अटैक करने की सोच रहा है वो अटैक नहीं कर पाएगा हमारे देश में। तो हमें कोई भी अटैकिंग वाली ऐसी स्टेट नहीं दिखेगी। बट हाँ, आपको ये ज़रूर दिखेगा कि बहुत सारे जो आतंकवाद है पकड़े ज़रूर जा रहे हैं, ऐसे बॉम्ब्स हैं ज़रूर पकड़े जाएंगे। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आचार्य राज मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे खास प्रोग्राम में अभी फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र।